मोस्ट वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में हम पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि आप आंसर शीट लेके बैठे मेरे क्वेश्चन का जवाब देने से पहले खुद एक बार ट्रिक करें, उसके बाद खुद का टेस्ट करें। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मंडल कमीशन किस सरकार में बैठाया गया। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 4 सरकारें दी गई हैं, इंदिरा गांधी का सरकार, मोरारजी देसाई का, राजीव गांधी या बीपी सिंह। ठीक है, तो इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई के सरकार में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, किस लिए किया गया था? ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, इस कमीशन का गठन किया गया था। तो इतनी सी जानकारी बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होल्ड अ मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि भारत में जो सशस्त्र बलों के सदस्य हैं, ठीक है, उनके लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार कैसे लागू किए जा सकते हैं, इस बात का मतलब निश्चितकरण कौन करता है, ये कौन निश्चित करता है? ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, बी है भारत का प्रधानमंत्री, सी है संसद, डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सांसद। ठीक है, तो सांसद जो है सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए मौलिक अधिकार लागू किए जा सकते हैं या नहीं, इस बात को निश्चित करता है। ठीक है, इसमें देखिए कभी कभी होता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों का जो मौलिक अधिकार होता है ना, उसको सीमित कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कई कई मैटर में ऐसा होता है कि उसे बिल्कुल नगण्य कर दिया जाता है। ठीक है, और ये कौन निश्चित करता है? संसद। और ये किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 33 के अंतर्गत ये प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 33। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग, ठीक है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, आपको बताने हैं इनमें से किससे संबंधित है सरकारिया आयोग। फर्स्ट है केंद्र और राज्य संबंध से, सेकंड है चुनाव सुधार, थर्ड है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता, और फोर्थ है बैंक और वित्तीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन ABCD हैं। ठीक है, इसमें से आपको चूज करना है कौन सा सही जवाब है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है कौन सा? सरकारिया आयोग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है? ठीक है, आपको चूज करना है गलत कथन। तो देखिए लोकसभा के सदस्य वयस्क वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में पेश हो सकते हैं, और जो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य होता है ना। और उसके बाद ऑप्शन डी है राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें गलत कथन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए गलत कथन आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जो यहाँ पे दे रहा है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 4 लोगों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, जबकि ये कितना है? 2 सदस्य है ना, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्य वयस्क वोटरों द्वारा सीधे चुने जाते हैं, बिल्कुल सही बात। वित्तीय विधेयक जो केवल लोकसभा में पेश होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कार्यकारी सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन ए है राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसे 3 अप्रैल 1952 को विधिवत बनाया गया था। विधिवत इन द सेंस की कानून बना के, ठीक है, लॉ बना के इसको बनाया गया था। उसके बाद ऑप्शन सी है राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसमें? राज्यसभा में। अब उसके बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। तो इसमें आपको कौन सा कथन गलत है वो चूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्यों? देखिए ये बिल्कुल सही है, राज्यसभा एक स्थायी मतलब निकाय है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का है ना। और इसमें देखिए 3 अप्रैल 1952 को इसको कानून बना के क्या किया गया था? विधिवत बनाया गया था राज्यसभा को। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के
मतलब कानून से, आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष रिटायर होते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये 1/3 जो सदस्य हैं वो 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं है, इसमें से कौन सा है, ठीक है, आपको चूज करना है। ये कुछ स्टेट दिए हुए हैं नॉर्थ स्टेट में, ठीक है। तो इन चारों में से आपको चूज करना है कि कौन 6ठी अनुसूची में नहीं है, ठीक है। अगर आपने इसका कूट सुना होगा, ATM मनी, है ना, ऐसा एक कूट है जो ये हम इसे कोरिलेट कर पाते हैं 6ठी अनुसूची से। तो इसमें देखिए क्या है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों में से एक स्टेट है जो 6ठी अनुसूची में नहीं है, वो है आपका मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर जो है 6ठी अनुसूची का विषय नहीं है। अब देखिए इसको याद करने का आसान तरीका, ये रहा आपका मेघालय, है ना, मेघालय हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है आपका मिजोरम, ठीक है, ये रहा त्रिपुरा, है ना, ये मेघालय, ये रहा आपका ये रहा मेघालय, ये रहा मिजोरम, ये रहा त्रिपुरा, है ना, ये तीनों हो गए। और फिर एक है आपका, एक और स्टेट है मणिपुर के अलावा, कौन है, ठीक है, यहाँ पे असम है ना, ये जो असम है, ये जो यहाँ तक इन सबों से बाउंड्री बना रहा है ना, तो ये हैं हमारे 6ठी अनुसूची के चारों स्टेट, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। मणिपुर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, है ना। तो ये इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 12 घंटे में, बी है 18, सी है 24, डी है 36 आवर, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही जवाब है कि यदि जो मान लीजिए आपको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे के अंदर पेश करना होगा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है विदिन 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे क्या जारी हो जाएगा, क्यू वारंटो, सॉरी हैबियस कॉर्पस, है ना। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल 22 इस विषय से संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या लिखा गया है, ठीक है, उसे थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्टिकल 22 में मतलब आपसे आपके राइट्स हैं क्या, यदि जो कोई आपको गिरफ्तार करने आता है, ठीक है, तो आप पहला उससे पूछ सकते हैं कि क्यों, ठीक है, व्हाई, मतलब क्यों उस आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा इसमें है कि आपको 24 आवर के अंदर पेश करना होगा, कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने। तीसरा इसमें आपको राइट्स मिलता है कि आप अपनी सुनवाई के लिए एक लीगल, ठीक है, लॉयर का मतलब चयन कर सकते हैं अपना केस लड़ने के लिए, ठीक है। ये 3 राइट्स आर्टिकल 22 के अंतर्गत दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पे 24 आवर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है, ठीक है। आपको ये बताना है, जैसे मान लीजिए विदिन 1 ईयर कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 30 दिन का, सेकेंड है 50, सी है 6 माह और फोर्थ है 12 माह, ठीक है। तो आपको बताना है 30, 50, 6 माह और 12 माह में कौन सा सही जवाब है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 6 माह, ठीक है। तो अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए संसद के कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं, है ना। एक है क्या, बजट सत्र होता है, एक मानसून, है ना, और मानसून के अलावा एक क्या है अभी जो विंटर सेशन, है ना, एक होता है विंटर सेशन। तो अभी विंटर सेशन स्टार्ट होने वाला है ना। संसद के 3 सत्र होते हैं, है ना। तो इनके बीच में अधिकतम गैप 6 महीने का हो सकता है, ये बात याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के, अब यहाँ पे जो गैप है इसको फिल करना है, का विषय है, इनमें से सही कथन चुनकर ये जो रिक्त स्थान है इसको फिल करना है ना। तो इसमें देखिए सलाहकारी न्यायिक क्षेत्र, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र, वास्तविक न्यायिक क्षेत्र और न्यायिक समीक्षा। तो आपको ये बताना है कि जिला न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालय के, ठीक है, किस विषय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको इसमें से सही जवाब चूज करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, क्या होगा इसका सही जवाब, कि जो जिला न्यायालय के निर्णय हैं वो इसके किस में आते हैं, अपीलीय न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अपीलीय न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत उच्च न्यायालय के आते हैं क्या, जिला न्यायालय के निर्णय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में से किसी में नहीं हो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है संसद को, विधानसभा को, विधानसभा और संसद दोनों को, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाता है संसद के पास, है ना। अभी देखिए जीएसटी पे कानून जो बना था, ठीक है, तो जीएसटी न सेंटर न तो स्टेट, है ना, किसी का विषय नहीं था, न तो सेंट्रल लिस्ट का, न तो मतलब स्टेट लिस्ट का, न तो समवर्ती का, ठीक है। तो इस पे क्या किसका राइट मिला, संसद को, है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब, देखिए भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को कब एडवाइस देता है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, कैबिनेट इसकी सलाह देती है तब, मंत्रिपरिषद इसकी सलाह देती है, फिर राष्ट्रपति को इसकी आवश्यकता होती है और सुप्रीम कोर्ट सलाह देना चाहता है, ठीक है। तो आपको सही जवाब चूज करना है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है जब, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आप हमें बताएं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति को जब इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है, जब राष्ट्रपति को आवश्यकता होती है तब उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ, ठीक है, मीन्स कि किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में डायरकी सिस्टम लाया गया, ठीक है। तो आपको सही जवाब चूज करना है, इसको कहाँ पे रखें, कट जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन देख लीजिए, 1892 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है। तो द्विशासन जो व्यवस्था है 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान में आया था, ठीक है। तो इसमें ट्रांसफर लिस्ट और फिर क्या रिजर्व लिस्ट दो विषय थे जब इसको लाया गया था, ठीक है। तो उसमें मतलब एक था कि गवर्नर जो भी उस समय शासन करता था वो मतलब कुछ सब्जेक्ट पे अपने मतलब सदस्यों से राय लेता था और कुछ सब्जेक्ट पे मंत्रिमंडल की सलाह से वो कानून बनाता था या फिर कोई डिसीजन लेता था, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में ये चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल मैंने अभी बता दिया है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दें, ठीक है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या और संरक्षक कौन है, देखिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है उच्चतम न्यायालय, डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अंतिम व्याख्या और संरक्षक इसका होता है उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्किम भारत संघ का, इंडियन यूनियन का मेंबर कब बना, ठीक है, किस संविधान संशोधन के बाद बना, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 32वें, ऑप्शन बी है 35वें, ऑप्शन सी है 36वें, ऑप्शन डी है 37वें, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 36वें संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम भारत संघ का सदस्य बना था, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन 1975, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है। देखिए यूपीएससी का नया चेयरमैन कौन नियुक्त करता है, ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा स्पीकर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट या फिर लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। तो इसमें से सही जवाब आपका हो जाता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो यूपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई,
ठीक है, तो आपको सही जवाब देना है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? इसका सही जवाब है 1961 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? 1961 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है? ठीक है, तो देखिए अगर बात करें अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का, ठीक है, महान्यायवादी का, तो ये आते हैं अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, और इसी में इनको ये राइट्स भी दिया गया है। ठीक है, कि इन्हें सदन में, ठीक है, या तो वो क्या हो, लोकसभा, राज्यसभा, या तो फिर क्या हो, विधानसभा, इसमें पार्टिसिपेट करने का इनको राइट है ना, इनको राइट है, इनमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात आप याद रखें, वोट नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि अपना मत नहीं दे सकते किसी विषय पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उपराष्ट्रपति को जिस चुनावी कॉलेज के द्वारा, कॉलेज जैसे कॉलेज गठित होता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा के सदस्यों के सिलेक्शन के लिए, है ना, होता है, एक कॉलेज गठित होती है, तो उसमें ये बोल रहा है कि निर्वाचित किया जाता है जिसमें, ठीक है, उपराष्ट्रपति के को जिस चुनावी कॉलेज द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिसमें ये गैप दिया हुआ है कि वोट शामिल होते हैं, मीन्स कि जो मान लीजिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो कॉलेज बनाई जाती है उसमें कुछ मेंबर पार्टिसिपेट करते होंगे, है ना, लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा कुछ तो करते होंगे, है ना, तो उसमें से बताना है आपको कि कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कौन कौन वोट देने के लिए शामिल होते हैं किसमें, चुनावी कॉलेज में। तो ए है केवल संसद के सदस्य, बी है संसद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, सी है संसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, डी है केवल राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है संसद के सदस्य केवल। ठीक है, केवल संसद के सदस्य, संसद इन द सेंस की लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अगर बात की जाए प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की बात, ठीक है, तो उसमें संसद के भी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं और फिर विधानसभा के भी सदस्य। ठीक है, तो संसद के सदस्य और विधानसभा के भी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात हो तो केवल और केवल संसद के सदस्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र था जो 1215 में किस राजा के समय लाया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब आप बताएं। ठीक है, तो ये सही जवाब है जॉन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा अधिकारों का घोषणा पत्र ये पहली बार 1215 में लाया गया, और जिससे ये पता मतलब लोगों को ये सूचना मिली, ठीक है, कि सरकार से भी ऊपर क्या है, कानून है। ठीक है, तो जब मैग्ना कार्टा क्या हुआ, पहली बार सामने आया तो किसके द्वारा, जॉन द्वितीय के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार और निर्देश जो नीति निर्देशक सिद्धांत है डीपीएसपी वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो फंडामेंटल राइट है और जो डीपीएसपी है या फिर नीति निर्देशक तत्व हैं वास्तव में एक दूसरे के लिए पूरक हैं और एक साथ एकीकृत योजना का गठन करते हैं। यह निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें देखिए किस रूप में जाना जाता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है पिथ और पदार्थ का सिद्धांत, रंगीन विधानसभा का सिद्धांत, सी है रंगीन कार्यकारी का सिद्धांत, डी है समानीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका सही जवाब है डी, क्या, समानीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो यह निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है, समानीकरण के सिद्धांत के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पिछड़े वर्गों से संबंधित है? ठीक है, अभी इसका चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बताएं, अच्छा सॉरी, मतलब पिछड़े वर्गों से संबंधित इस पे चर्चा हमने नहीं करा था। हमने पिछड़े वर्गों से संबंधित दूसरी कमीशन देखा था, है ना, मंडल कमीशन देखा था। यहाँ पे समितियाँ हैं, देखिए ए है राजमन्नार, बी है सरकारिया, सी है काका कालेलकर, डी है रंगराजन। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है, अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों से संबंधित काका कालेलकर समिति है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद
होता है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में यदि जो कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो किसके पास ये मैटर भेजा जाता है, ठीक है। तो देखिए या तो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड यदि जो इलेक्शन में कोई विवाद होता है, ठीक है, तो उस विषय को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखते, ठीक है, तो संसद भी नहीं देखते, तो उपराष्ट्रपति भी नहीं देखते, तो इसका कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे आप याद रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली को मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा कब मिला, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कब मिला, कब मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा, इसको 1992 में, है ना, 1992 में जो दिल्ली है इसको मेट्रोपॉलिटन काउंसिल से विधानसभा का दर्जा मिला। इसके पहले क्या था वहाँ पे, यहाँ पे पहले 66 सदस्य थे क्या इलेक्टेड और 5 मेंबर नॉमिनेटेड हुआ करते थे मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में, ठीक है। 1992 के बाद इसको क्या बना दिया गया, एक स्टेट का दर्जा देगा और यहाँ पे स्थायी विधानसभा गठित कर दी गई, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी इस क्वेश्चन से संबंधित। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक न्यायालय को कौन तय करता है, ठीक है, पारिवारिक न्यायालय। तो इसमें है ए ऑप्शन केंद्र सरकार, बी है केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने पारिवारिक न्यायालय को तय करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके निपटारे में रखा गया है, ठीक है। जो क्या है आकस्मिक निधि, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इमरजेंसी फंड बोल लीजिए, है ना। तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया है, भारत का नियंत्रण और ऑडिटर जनरल के अंतर्गत, भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति या भारत के वित्त मंत्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है, जो क्या है आकस्मिक निधि, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी फंड। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन विधेयक एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और विधानसभाओं के नामांकन को 10 वर्षों तक बढ़ा सकता है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, तो आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में पुट करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए है कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, और बी है प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, सी है कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, डी है हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो इसमें से आपको वो कथन चूज करना है जो गलत है, ठीक है। तो देखिए कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही बात है। कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, ये भी कहीं न कहीं सही बात है ना। और इसमें देखिए हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। कोई आंतरिक कैबिनेट निर्धारित नहीं किया गया है हमारे संविधान द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर खूबी चंद बघेल का नाम निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए आवाज़ उठाने से जुड़ा है, ठीक है। अगर देखिए डॉक्टर खूबी चंद बघेल की बात करें तो इन्होंने किसके लिए आवाज़ उठाई थी, पहले आप ऑप्शन देख लें, छत्तीसगढ़ के लिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। तो डॉक्टर खूबी चंद बघेल का नाम छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ किससे कट के बना था, मध्य प्रदेश से, एमपी से कट के छत्तीसगढ़ बना था। इसके विषय में मतलब अलग राज्य के लिए डॉक्टर खूबी चंद बघेल ने मतलब आवाज़ उठाई थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अब आपको इनमें से चूज करना है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, तो कथन ए है, ठीक है, कथन ए है ऐसे प्रावधान हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा प्रावधान है, ऐसा कहने का मतलब इस कथन का कि जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, ठीक है, वो केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है,
मतलब ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है ऐसे प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन डी है ऐसे प्रावधान हैं कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ठीक है, केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको चूज करना है सही। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए ज़्यादा सही है, क्योंकि देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो केवल बैठकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं जब कब स्पीडी ट्रायल की स्थिति हो, बहुत अधिक केस आ गए हों। ठीक है, तो वहाँ पे क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ रिटायर्ड मतलब न्यायाधीशों को क्या फिर से अपॉइंट करता है टेम्परेरी केस को देखने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सरकारी कार्यों को निर्वहन करता है। आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है। राज्य के मंत्री, मंत्रिपरिषद, कैबिनेट या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से देखिए सरकारी कार्यों का निर्वहन करने का काम कैबिनेट करता है ना। तो कैबिनेट क्या करता है, सरकारी कार्यों का निर्वहन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये बताना है यूरोपियन यूनियन का उच्च सदन कौन सा है। ठीक है, अब इसमें आपको चूज करना है यूरोपियन यूनियन का उच्च सदन। ठीक है, तो इसमें है यूरोपीय संसद, यूरोपीय संघ की परिषद, यूरोपीय सभा और यूरोप की आम परिषद, है ना। तो इसका सही जवाब है यूरोपीय संघ। ठीक है, तो उच्च सदन इसका क्या है, यूरोपीय संसद। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर है। ठीक है, अब इसमें देखिए ए है ग्राम सभा, बी है पंचायत, सी है पंचायत समिति और फिर डी है जिला पंचायत। ठीक है, आपको इसमें चूज करना है स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा स्तर है। ठीक है, देखिए पहला स्तर हो जाता है आपका क्या, पंचायत। ठीक है, दूसरा स्तर हो जाता है इसमें, दूसरा स्तर क्या होगा अगर पहला पंचायत है तो। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, दूसरा स्तर ग्राम सभा, तीसरे स्तर पे आ जाता है आपका पंचायत समिति। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी, पंचायत समिति। ठीक है, तो ब्लॉक स्तर को ही क्या बोलते हैं, पंचायत समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने हरित प्रदेश की मांग का समर्थन किया है। ठीक है, अभी देखिए पॉलिटिकल पार्टी 4 दिए हुए हैं, इसमें बताना है कौन सी मतलब राजनीतिक पार्टी ने हरित प्रदेश की मांग। ठीक है, तो ए है भारतीय जनता पार्टी, बी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सी है बहुजन समाज पार्टी, डी है समाजवादी पार्टी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सी, बहुजन समाज पार्टी हरित प्रदेश की मांग करती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 पे हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मीन्स कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्या है, प्रस्तावना है, प्रियम्बल, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए पहला कथन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस के संविधान से ली गई है। ठीक है, पहला कथन। दूसरा कथन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो राष्ट्र की एकता और अखंडता द्वारा क्या किया गया, रिप्लेस कर दिया गया। और तीसरा है 42वें संविधान संशोधन से स्वतंत्रता और समानता शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में, किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, तो ऐसी बात कह रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको चूज करना है इन दिए गए 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही हैं। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 1 और 2। ठीक है, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यूएस के संविधान से ली गई है, बिल्कुल गलत बात। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ठीक है, वहाँ से संविधान की प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक है, ये पहला कथन हो जाता है गलत, इसलिए हमारा ए निकल जाता है और डी निकल जाता है। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता से रिप्लेस किया गया था। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ये कहीं न कहीं
ये दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन है सही है। अब देखिए तीसरा को पढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन से स्वतंत्रता और समानता शब्द जोड़े गए थे, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाता है। इस तरह से जो केवल 2 ऑप्शन है ये आपका सही जवाब है, ठीक है। वो कैसे, देखिए इस 42वें संविधान संशोधन में स्वतंत्रता और समानता शब्द नहीं जोड़ा गया था, बल्कि कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? सोशल, है ना, सोशल जोड़ा गया था, सेकुलर जोड़ा गया था, और एक शब्द क्या था? इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी जोड़ा गया था, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है? राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि इंटीग्रिटी, ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। क्या? समाजवाद और पंथ निरपेक्ष बोल लीजिए, और ये क्या है? अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है, किसमें? प्रियम्बल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ है 1948 में, 50 में, 51 में, 55 में। कब पारित हुआ था भारतीय नागरिकता अधिनियम? ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है। 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद मनुष्यों को बंधुआ और तस्करी का निषेध से संबंधित है? ठीक है, मनुष्यों के, ठीक है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिर उन्हें बांध कर, ठीक है, काम कराने से संबंधित है, उन मतलब उसके निषेध में, यानी कि उसके रोकथाम से रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद ए है क्या? अनुच्छेद 21, बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 23, डी है अनुच्छेद 24, ठीक है। तो देखिए हमारे अगर हम बात करें किस में? फंडामेंटल राइट्स में, तो स्वतंत्रता से संबंधित जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो उसमें अनुच्छेद 23 और 24 कहीं न कहीं इस विषय से संबंधित है, ठीक है, मनुष्यों के बंधुआ और तस्करी से निषेध से संबंधित, ठीक है। तो इसका 23वां ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। देखिए 24वें में क्या है? बाल शोषण से संबंधित कानून है और निषेध से संबंधित प्रावधान है, और 23 में क्या है? मनुष्य ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फिर उनके किस रिलेटेड? उनको बांध के मजदूरी कराने से, यानी कि बलात्श्रम से, ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर 23 संबंधित है। और 24 किस में? बालकों से या फिर बाल शोषण से या फिर बाल मजदूरी को रोकने के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, उसकी विशेषता नहीं है। ए है ग्राम सभा, बी है 3 स्तरीय प्रणाली, सी है राज्य चुनाव आयोग, डी है राज्य योजना आयोग, ठीक है। तो आपको चूज करना है इसमें से कौन सी इसकी विशेषता नहीं थी, ठीक है। तो इसमें देखिए ये राज्य जो योजना आयोग है इससे संबंधित नहीं थी, ठीक है, तो ये है सही जवाब। और देखिए ग्राम सभा, त्रिस्तरीय प्रणाली, राज्य चुनाव आयोग कहीं न कहीं ये 73वें संविधान संशोधन में ही मतलब सामने आए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो आपको इसका सही जवाब देना है कि द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये बुक थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था इसलिए हमने क्वेश्चन पुट किया कि द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है। तो PS राम मोहन राव, PC अलेक्जेंडर, सी है गुरुदास कामत, डी है शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो इसका सही जवाब है शंकर दयाल शर्मा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फांसी की सजा को क्षमा कर सकता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, सी है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, और डी है केवल राष्ट्रपति, ठीक है। अगर बात की जाए फांसी की सजा, ठीक है, तो फांसी की सजा से रिलेटेड प्रोविजन जो है आर्टिकल 79 में आई थिंक मेंशन है, ठीक है, तो इसे केवल और केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है, ठीक है, क्षमादान की शक्ति, ठीक है, केवल राष्ट्रपति के पास है। राज्यपाल के पास सीमित शक्तियां हैं, वो राज्यपाल के पास नहीं, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है, राज्यपाल के पास थोड़ी बहुत शक्तियां हैं, वो मृत्यु से क्षमादान नहीं दे सकता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना किसने की? ठीक है, अब इसमें आपको सही जवाब देना है, प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने, संसद ने या कैबिनेट ने, ठीक है। तो जो प्लानिंग कमीशन 1950 में आया था उसका गठन किसने किया? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या संसद या कैबिनेट, ठीक है। तो जो योजना आयोग है उसका गठन करने वाला, उसका स्थापना करने वाला कैबिनेट था, ठीक है। तो 1950 में कैबिनेट के द्वारा योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है कि क्या है, अब इस पे ध्यान दीजिए और इसमें से सिलेक्ट कीजिए कि इसमें कौन सा क्या है
बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसे भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून, ठीक है, इसमें दिया गया है कि इसमें से जो बंधुआ श्रम की समस्या है इसमें किसके द्वारा संबोधित है, ठीक है। तो इसमें देखिए दोनों में संबोधित है, भारत के संविधान में भी, संसद द्वारा कानून भी बनाया गया था, ठीक है, क्या करने के लिए, जो बंधुआ श्रम है उसको रोकने के लिए, है ना। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। बाकी इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा क्या बताएं हम आपको, अभी हमने बात किया था अनुच्छेद 23 जो संविधान का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान और संसद द्वारा कानून। अच्छा यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है थोड़ी सी जानकारी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 23(1) के अंतर्गत यहाँ पे कुछ लिखा हुआ पॉइंट है, ठीक है, इसको हम एक बारी पढ़ देते हैं आपके लिए कि अनुच्छेद 23(1) के तहत भारत का संविधान भीख और मजदूरी, श्रम, अन्य समान रूपों को प्रतिबंधित करता है ना, कि जैसे मान लीजिए किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के भीख मंगवाना, मजदूरी करवाना, है ना, तो इस चीज़ को अनुच्छेद 23 क्या करता है, रोकता है। बंधुआ श्रम प्रणाली पूरे देश में कानून द्वारा समाप्त कर दी गई थी, ठीक है। बंधुआ श्रम जो प्रणाली है उसको क्या किया गया था, कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 25 अक्टूबर 1975 से जो बंधुआ श्रम प्रणाली है इसका उन्मूलन कर दिया गया, क्या, एक अध्यादेश के तहत, ठीक है। 25 अक्टूबर 1975 से बंधुआ श्रम प्रणाली अध्यादेश के तहत, जिसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम अधिनियम भी बोला गया 1976 का, ठीक है, उसके द्वारा क्या कर दिया गया, प्रतिस्थापित कर दिया गया। देखिए पहले क्या बना, 1975 में बंधुआ श्रम प्रणाली अध्यादेश लाया गया, ठीक है। अब उसके तहत क्या किया गया, इसको प्रतिबंधित किया गया, किसको, जो बंधुआ श्रम है, ठीक है। और इस अधिनियम को एक अधिनियम लाके कौन सा, बॉन्डेड लेबर अधिनियम 1976 द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। अब जो भी बंधुआ श्रम से संबंधित विवाद होगा वो 1900 ये कौन है, बॉन्डेड लेबर अधिनियम 1976 के अंतर्गत देखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी, ठीक है। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं, गोवा में, मणिपुर में, आसाम में या त्रिपुरा में, ठीक है। क्या है, मतदान निगरानी प्रणाली, ठीक है, तो किस राज्य में सर्वप्रथम लागू की गई, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाता है गोवा में, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसे याद रखें कि यहाँ पे क्या सबसे पहले मतदान निगरानी प्रणाली स्टार्ट की गई थी, मतदान निगरानी प्रणाली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे पहुँच आए हैं हम और हमारा 36 मिनट हो भी चुका है, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आपको ये बताना है इसमें किन केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा में सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में इन जो दिए गए 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनमें से किन के राज्यसभा में सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें आप खुद चूज करें ऑप्शन, केवल 1, 1 और 2, 1, 2, 3, 4 हो, ठीक है। तो इसमें देखिए केवल 1 और 2 के पास यानी कि दिल्ली और पुडुचेरी के पास राज्यसभा में सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा जो लोकसभा राज्यसभा है इन्हीं 2 केंद्र शासित प्रदेशों से उनमें सीटें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी है 35 वर्ष और 65 वर्ष, सी है 25 वर्ष और कोई सीमा नहीं, डी है 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष और कोई सीमा नहीं, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए कोई मैक्सिमम एज का मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो प्रेसिडेंट और मिनिमम एज 35 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है। क्या है, भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए यदि जो वो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होता है ना, तो वो क्या भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, और वो केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य न कर रहा हो, ठीक है। ये 4 कंडीशन है, ठीक है, क्या करने के लिए, प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट होने के लिए या फिर इलेक्ट होने के लिए या प्रेसिडेंट बनने के लिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्धारण कौन करता है, ठीक है। यानी कि कोई मान लीजिए बिल लाया गया, मतलब कोई भी बिल लाया गया वो मनी बिल है या नहीं इस बात का निर्धारण कौन करता है। तो ए है प्रधानमंत्री, बी है मंत्रियों की समिति, सी है लोकसभा स्पीकर, डी है राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो डिसाइड करता है कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ठीक है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं इस बात का निर्धारण लोकसभा के स्पीकर के हाथ में है।
ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कार्यकारी में शामिल हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि मान लीजिए जो केंद्रीय कार्यकारी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो है, ठीक है, उसमें कौन कौन है। ये इसमें दिया है एक, यानी पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, बी है दूसरा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद, और 3 है केंद्रीय सचिव, और 4 है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आपको ये बताना है इनमें से जो केंद्रीय कार्यकारी समिति है उसमें कार्यकारी है उसमें कौन शामिल होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी में देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ही उसमें भाग लेती है, किसमें, केंद्रीय कार्यकारी में, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही जवाब हो जाएंगे, और केंद्रीय सचिव उपराष्ट्रपति गलत जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, अब इसमें देखिए ए है राष्ट्रपति, बी है उपराष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सही जवाब क्या है। सुप्रीम कोर्ट के अनौपचारिक न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति की अनुमति से। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी कि इसका जवाब डी होगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। इसमें दिया है विधान परिषद, संसद का उच्च सत्र, उसके बाद है नगर निगम। इनमें से आपको बताना है कौन से अस्थाई सदन है। ठीक है, तो देखिए विधान परिषद अस्थाई सदन है, और संसद का उच्च सदन बोले तो राज्यसभा अस्थाई सदन है। नगर निगम की कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 इसके सही जवाब हो जाते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद और संसद का उच्च सदन क्या है, स्थायी सदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के विषय में है कि इनका जो कार्यकाल है कितना होता है। ठीक है, भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है, आर्टिकल 76 के अंतर्गत है ना, हमने अभी चर्चा करा था। तो ये मतलब इसमें आपको बताना उनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, या जितना समय तक राष्ट्रपति चाहे। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्रेसिडेंट जब तक चाहे, ठीक है, तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पोस्ट पे बने रह सकते हैं, जब चाहे तब हटा दे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होते हैं, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, कौन, अटॉर्नी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं दें, हम इसका जवाब दे चुके हैं। अब इसमें आपको बताना राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में है। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी या चौथी। ठीक है, तो आपको बताना है सीटों का आवंटन संविधान के किस अनुसूची में चर्चा है। ठीक है, तो अनुसूची 4 जो है उसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित, ठीक है, मतलब बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, निम्नलिखित में भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से क्या वर्णित है। ठीक है, आपको बताना है कि स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में क्या वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, सती प्रथा का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें आपको बताना है मतलब स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी है 2, 3, ऑप्शन डी है केवल 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल किसमें है, 23 में है ना, तो ये क्या है, डायरेक्टली मेंशन है। लेकिन सती प्रथा का अंत, प्रेस की स्वतंत्रता, ये मतलब स्पष्ट रूप से नहीं है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केवल 1, क्योंकि सती प्रथा का अंत और फिर ये प्रेस की स्वतंत्रता, ये देखिए आर्टिकल 19 के किसी सेक्टर में आता तो जरूर है, लेकिन मतलब डायरेक्टली नहीं है, कहीं क्लियर नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए 38वें, 39वें, 40वें या 42वें। ठीक है, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य हैं जोड़े गए थे भारत के संविधान में, वो है हमारा 42वें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो लाए गए थे। ठीक है, और वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आया था, आर्टिकल 51A के अंतर्गत। ठीक है,
और पार्ट कौन सा था, पार्ट 4A, ठीक है। ये दोनों आप चीज़ें याद रखें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक अ रेस्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़ते हैं। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा, ठीक है। जो भी मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के काम होते हैं, ठीक है, जो भी प्रेसिडेंट के काम होते हैं, यदि मान लीजिए दोनों एब्सेंट हों या फिर किसी स्थिति में इनकी हत्या हो जाती है, चाहे जैसे भी ये अनुपस्थित हों, तो वो जिम्मेदारी कौन निभाता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, CGI, ठीक है, वो देखते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट के कार्य को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली किस राज्य द्वारा पहली बार अपनाई गई थी, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है राजस्थान द्वारा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार, डी है पंजाब, ठीक है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान द्वारा, ठीक है। 1959 में सबसे पहले जो त्रिस्तरीय प्रणाली है पंचायती राज की, वो राजस्थान ने अपनाई थी, और उसके 8 दिन के बाद, ठीक है, ये जो आंध्र प्रदेश है इसने भी अपना लिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 और आफ्टर 8 डेज यहाँ पे मेंशन किया मैंने, ठीक है, कि राजस्थान 2 अक्टूबर 1959 को अपना लिया था त्रिस्तरीय प्रणाली, है ना, जो 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है ने भारत में कितना समय व्यतीत किया होगा, ठीक है। अब देखिए भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करना चाहता है कोई व्यक्ति, वो भारत में कितना समय व्यतीत किया होगा, क्या कंडीशन है, ठीक है। ए है 3 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 7 वर्ष, डी है 9 वर्ष, ठीक है। तो इसमें देखिए सही जवाब है 5 वर्ष, ठीक है। तो उन्होंने 5 वर्ष व्यतीत किया होगा, तभी वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वें संविधान संशोधन के बाद कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब फेवरेट क्वेश्चन है ना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। तो संघ निर्माण का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भारत में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में, देखिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार है वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया था, ठीक है, और फिर इसको 301A में ऐड कर दिया गया था, ठीक है। तो इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है, तो आपको बताना है द्विपक्षीय विधायिका नहीं है किस राज्य में, महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपको बताना है कि कहाँ पे द्विपक्षीय विधायिका नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि महाराष्ट्र में तो है ना, फिर उसके बाद बिहार में भी है ना, आंध्र प्रदेश में भी है, तो बचा आपका वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में द्विपक्षीय विधायिका नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये बताना है प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों में से पहले सरकार की अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें देखिए अनुमानित आय और व्यय का बयान देने के लिए, अब देखिए इनमें से किसका होना आवश्यक है। ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है वित्त मंत्री, डी है लोकसभा स्पीकर, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप स्वयं दें, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PIO कार्ड किस वर्ष लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1997, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 2002, ठीक है। PIO क्या है, PIO है पर्सन फ्रॉम द इंडियन ओरिजिन, ठीक है, यानी कि जो भारतीय मूल के लोग होते हैं उनसे संबंधित कार्ड कब जारी किया गया था, ठीक है। मुझे थोड़ी सी जानकारी ऐसी लग रही है कि 2002 इसका सही जवाब होना चाहिए। एक बारी आप खुद इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया,
ठीक है, संविधान सभा ने संविधान तैयार करने में कितना समय लिया? ठीक है, तो ए है लगभग 1 वर्ष, बी है लगभग 2 वर्ष, सी है लगभग 3 वर्ष और डी है लगभग 4 वर्ष। ठीक है, तो ये देखिए इसमें ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है, क्योंकि संविधान को बनने में 2 महीना, ठीक है, 2 मंथ, ठीक है, सॉरी 2 साल 11 मंथ और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लगभग कितने हैं? 3 साल के इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित मामले में से कौन सा संविधान की बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संबंधित है? ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे संबंधित कौन सा मामला है जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, पहला ए है केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश, बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब, सी है गोपालम बनाम मद्रास और डी है एसआर बोम्मई, है ना। तो इसका सही जवाब है, कहाँ गया, केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश में। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाता है कि संविधान का जो बुनियादी संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है केशवानंद भारती बनाम केरल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देश्य को निम्नलिखित में किस में शामिल किया गया था? ठीक है, उद्देश्य को, भारतीय संविधान के उद्देश्य को किस में शामिल किया गया था? ए है प्रस्तावना, बी है न्याय, सी है डीपीएसपी और डी है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इसका सही जवाब है प्रस्तावना। ठीक है, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य को क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। अब आपको बताना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? ठीक है, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सी जानकारी आपको हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद भारत में कितने राज्य हो गए? तो इसका ऑप्शन ए है 22 प्रदेश, 9 यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश, 22 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 14 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 14 प्रदेश और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। राज्य विधानसभा में आपको देखना, राज्यसभा में राज्यों को निम्नलिखित आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है जैसे राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, जैसे नंबर ऑफ पीपल, मान लीजिए राज्यसभा है, इसमें किसी राज्य से, ये मान लीजिए कोई स्टेट है या राज्य है, स्टेट हम इसको बोले, कोई स्टेट है ना, तो यहाँ से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे? ठीक है, यही बात इसमें कह रहा है कि किस पे निर्भर करता है, वहाँ के क्षेत्रफल पर, वहाँ की जनसंख्या पर, विधानसभा सदस्यों की संख्या पर या लोकसभा सदस्यों की संख्या पर, किन बात पे निर्भर करेगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब है जनसंख्या पर। ठीक है, इस स्टेट में कितनी जनसंख्या है इस बात पे निर्भर करेगा और उसी हिसाब से राज्यसभा में इस स्टेट का क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा, प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित मामलों पर अपनी राय देने के लिए क्या है? कर्तव्य है। इसमें लिखा हुआ है कि किस अधिकार क्षेत्र के तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किसी मामले पर अपनी राय देने के लिए उनका ड्यूटी बनता है। ठीक है, उनका कर्तव्य है। ठीक है, तो मूल न्यायाधिकार, अपीलीय न्यायाधिकार, सलाहकार क्षेत्राधिकार और डी 1 और 2 यानी कि मूल अधिकार, कहाँ गया, हाँ, मूल न्यायाधिकार या फिर अपीलीय न्यायाधिकार में, ठीक है, डी कहना चाहता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सलाहकार क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो सलाहकार क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रेसिडेंट को जो सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देना, ठीक है, उसके लिए कर्तव्य है ना, तो वो एक सलाहकार क्षेत्राधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से आपको 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से सही कथन चूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए है केवल राष्ट्रपति ही मृत्यु दंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं। बी है राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों मृत्यु दंड से दंडित व्यक्ति को मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति
को माफ़ कर सकते हैं। और सी है राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित व्यक्ति को क्षमा दे सकते हैं और गवर्नर मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ़ कर सकते हैं। उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपको सही जवाब चूज करना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है केवल राष्ट्रपति ही मृत्युदंड से दंडित व्यक्ति को या फिर मार्शल लॉ के तहत दंडित व्यक्ति को माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब केवल ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किससे सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 क्या है, संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984 और प्रभावशाली बनाने के लिए समिति का अध्यक्ष बनाया था, ठीक है। तो इसमें देखिए जस्टिस के.टी. थॉमस, जस्टिस हंसराज, जे.आई. वाहनवती, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जस्टिस के.टी. थॉमस, ठीक है। तो जस्टिस के.टी. थॉमस को किसने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, संपत्ति नुकसान रोकथाम अधिनियम 1984, ठीक है, इसको प्रभावशाली बनाने के लिए जस्टिस के.टी. थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत जो राज्य महिलाओं और बच्चों के विशेष सुविधा दे सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए स्टेट है तो फिर अगर वो वेमेन और फिर चाइल्ड्स को क्या करती है, एम्पावर कर रही है, ठीक है, या फिर कोई फैसिलिटी स्पेशली इन लोगों को दे रही है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन का मैटर नहीं होगा, भेदभाव या फिर इनइक्वलिटी का मैटर नहीं होगा। वो किस अनुच्छेद में लिखा गया है, ये अनुच्छेद 15 के 3 के अंतर्गत लिखा गया है, ठीक है, कि कोई राज्य, ठीक है, महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा दे सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, इसमें बताया जा रहा है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत जो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस अनुच्छेद को छोड़कर कहीं नहीं था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो ये वर्ड धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है, किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, किसमें, प्रियम्बल में ऐड किया गया था, है ना, संविधान में। अब ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द इसके पहले सिर्फ एक जगह पे था, तो वो कहाँ पे था, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 25 में या 26 में या 27 में या 28 में, ठीक है, किस में था, ठीक है। तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 25 में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, तो आपको बताना है जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसकी योग्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए NHRC का जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, पहला। दूसरा, NHRC का जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, दूसरा। उसके बाद तीसरा है जो ह्यूमन राइट कमीशन का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट में 15 साल मानवाधिकार, कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, जो NHRC का अध्यक्ष है सुप्रीम कोर्ट में 15 साल मानवाधिकार वकील के रूप में और 15 साल वकालत किया होना चाहिए। और डी है जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, है ना। तो अब इसमें से आपको सही जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए NHRC का जो चेयरमैन है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, ये सही जवाब है, ये सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्नलिखित अंगों की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की है, ठीक है। अब आपको बताना है जो संयुक्त राष्ट्र सभा है, यूनाइटेड नेशंस है ना, जनरल यूनाइटेड नेशन असेंबली बोले या फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित अंगों की सिफारिश पर जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति की है, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र का महासचिव होता है वो किस इनमें से किस अंग की सिफारिश पर उसका प्रावधान किया गया है। तो सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सुरक्षा परिषद, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है सुरक्षा परिषद के किस पे, सिफारिश पर जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महासचिव को नियुक्त किया, ठीक है, नियुक्त की है सुरक्षा परिषद के रिकमेंडेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में लिखित में से किसके महाभियोग का वर्णन नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के महाभियोग का वर्णन है या नहीं, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या भारतीय राज्य के राज्यपाल, है ना। तो देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश
का इम्पीचमेंट होता है, भारत के राष्ट्रपति का भी इम्पीचमेंट होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का भी होता है, लेकिन भारत के राज्यपाल का कोई मतलब महाभियोग इस पे नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये प्रेसिडेंट के प्लीजर पे होता है ना, यानी कि प्रसाद पर्यंत पे। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें ए है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए हैं। जो फंडामेंटल राइट है यानी कि मौलिक अधिकार हों 12 से 35 में दिए गए हैं। जो नगर पालिका है अनुच्छेद 243 से 245 के बीच में है। और जो ऑप्शन डी है जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का, वो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसमें बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 243 जो अनुच्छेद है नगर पालिका किस में मेंशन है, अनुच्छेद 243 में, ठीक है। इसके पी से लेके 243 ZG तक है, ठीक है। तो यहाँ तक इसका विस्तार है, न कि 245 तक, ठीक है। और जबकि DPSP 36 से 51, फंडामेंटल राइट 12 से 35 और ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से 351 तक दिए गए हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पे देखिए लिखा भी है 243 पी से 243 ZG तक कि यह नगर पालिका का चर्चा है, ठीक है। अब देखिए इनमें से कौन सा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का परिणाम था। आपको इन चारों में से सही जवाब चूज करना है। देखिए इसका जवाब हम पहले ही दे चुके हैं, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए क्या है, न्यायिक समीक्षा भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है। जो जुडिशियल रिव्यू का टॉपिक है या विषय है वो भारत के संविधान में लिया गया है, कहाँ से बारो किया गया है, किस देश के संविधान से। तो देखिए USSR, USA, जापान या न्यूजीलैंड, इन चारों में से कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है USA, ठीक है। तो जो जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा का विषय है वो भारत के संविधान में USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियुक्त या फिर नामांकित कौन करता है, ठीक है। ए है राष्ट्रपति, बी है केंद्र सरकार, सी है उपराष्ट्रपति, डी है संसदीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसमें सही जवाब है आपका, सही जवाब है केंद्र सरकार, है ना। तो केंद्र सरकार क्या करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जो महिला आयोग है उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसका नियुक्ति करता है या नामांकन करता है, कौन, केंद्र सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष इसमें से बताना है कौन होता है। भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग का वाइस चेयरमैन या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री क्या होते हैं, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, ठीक है। आपको ये बताना है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है, जो गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि है, जो फंड है, उसका संचालन कौन करता है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सेंट्रल होम मिनिस्टर या फिर सेंट्रल पार्लियामेंट कार्य मंत्री, है ना, वर्किंग मिनिस्टर, या फिर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री, ठीक है। तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्री, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री क्या करते हैं, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाया गया या गठित किया गया राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो फंड है उसका क्या करते हैं, संचालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 82 में क्या लिखा गया है, इसमें बताना है कि कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है। इसका भी जवाब हम दे चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए दिया गया है कि अपील करने के लिए कौन सी कार्यवाही में भाग नहीं लेता है, तो इसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे आंसर, ठीक है। तो इसका जवाब हम दे चुके हैं एक्सप्लेनेशन में, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83, शून्यकाल शब्द का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया, ठीक है। तो ए है संविधान सभा ने, बी ने पंडित नेहरू ने, सी है इंदिरा गांधी ने और डी है प्रेस ने, ठीक है। तो इसका सही जवाब है भारतीय प्रेस ने, ठीक है। 1960 के नियर अबाउट भारतीय प्रेस ने 0 आवर का आविष्कार किया, किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कार्यवाही में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो सभी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात। नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है, ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं गलत बात है। मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की सकती है, ये भी बिल्कुल सही बात। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में नहीं, ये बल्कि केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, समानता, स्वतंत्रता, गौरव या न्याय, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जो गौरव वाला बात है ये भारतीय संविधान में मेंशन नहीं है, ठीक है। भारत के संविधान में ये गौरव शब्द नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 86 पे पहुंच गए हैं, हमारा 1 घंटा भी हो गया, ठीक है। 100 क्वेश्चन के नियर अबाउट भी आ गए हम। तो बताना है भारतीय संविधान के अनुसार किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 500 मेंबर, ठीक है। तो 500 मेंबर हो सकते हैं किसी राज्य की विधानसभा में। इसमें देखिए गोवा और सिक्किम जो है कहीं ना कहीं अपवाद हैं, ठीक है, गोवा और सिक्किम अपवाद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, इसमें बताना है नेसेट किस देश की संसद का नाम है, ठीक है। इजराइल, लेबनान, ट्यूनीसिया या मिस्र। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इजराइल में क्या अभी बहुत दंगा भड़क रहा था, ठीक है, तो इसलिए आपको ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो नेसेट जो है इजराइल के संसद का नाम है, ठीक है। अब इजराइल के संसद के विषय में बात करें तो वो एक सदनीय संसद है, ठीक है, जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फिर अदर बॉडीज़ को क्या करती है, इलेक्ट करती है। और जो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो नेसेट को भंग भी कर सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है, ठीक है। जो 10th शेड्यूल है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किसके द्वारा शामिल हुई है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो 49वें संविधान संशोधन, 52वें, 43वें या फिर 47वें संविधान संशोधन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो 10वीं अनुसूची मेंशन की गई है ना, उसको शामिल किया गया। और 10वीं अनुसूची में क्या डाला गया, 92वें संविधान संशोधन में डाला गया कि व्हिप जो लॉ है, ठीक है, व्हिप इन द सेंस कि जैसे फेरबदल कानून, ठीक है, उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी पार्टी के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन, ठीक है, तो 52वें संविधान संशोधन में एंटी डिफेक्शन का प्रावधान ऐड किया गया था, जो 10वीं अनुसूची में वो विषय को इंक्लूड किया गया, ठीक है। एंटी डिफेक्शन यही होता है कि किसी पार्टी के मेंबर बन के आप इलेक्ट हुए और उसके बाद आप किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिए, है ना, तो आप एंटी डिफेक्शन के तहत अब अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे और आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप इंडिविजुअली लड़े, आप जीत गए, फिर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आपके अगेंस्ट एंटी डिफेक्शन का कानून लागू होगा, ठीक है, और फिर आपका जो भी पोस्ट है उसको रद्द कर दिया जाएगा, है ना। और इसके अपवाद क्या हैं, मान लीजिए स्पीकर की बात की जाए तो स्पीकर के विषय में एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता। अगर बात की जाए कि जो 2/3 बहुमत, सॉरी 2/3 मेंबर किसी पार्टी के अगर किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन करें तो भी अपवाद का विषय हो जाता है, वो रिजेक्ट नहीं होते, है ना। और ऐसे ही मतलब कुछ बातें हैं, ठीक है, जो एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, भारत में एक विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। भारत में एक विधेयक जब संसद का अधिनियम बन जाता है उसके संबंध में दिया है। ऑप्शन ए है जब यह लोकसभा में पेश हो जाता है, जब यह राज्यसभा से पेश हो जाता है, जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है, या फिर जब यह लोकसभा और राज्यसभा में पेश हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है जब लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाती है किसी बिल को, तो वो क्या बन जाता है, वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। देखिए बोडो भाषा के बारे में कुछ दिया हुआ कथन है, उस पर आपको ध्यान देना और इसमें सत्य कथन को चूज करना है। जो बोडो लैंग्वेज है असम की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में से एक है।
बिल्कुल सही बात है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी सही बात है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाता है कि 1 2 3 तीनों सही है ना। अब क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। इनमें से आपको बताना है कि जो अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है वो कौन सा है, ठीक है। तो 60 61 62 63 कौन सा संविधान का अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित हो? क्यों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 61, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो है भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 91 क्वेश्चन कंप्लीट कर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि इम्पीचमेंट से संबंधित आर्टिकल 61 है, ठीक है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई अकेला मंत्री किसके द्वारा हटाया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। यानी कि कोई इंडिविजुअली कोई मिनिस्टर किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर क्वेश्चन बने तो वो होते हैं प्रेसिडेंट, है ना। अगर एक ग्रुप में हो तो लोकसभा, ठीक है, या फिर बोलने की संसद के अधीन, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर को हटाया जा सकता है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो किसी अकेले मंत्री को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है, ठीक है। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, द्वारा किसे हटाया जा सकता है? प्रस्ताव द्वारा उनको हटाया जा सकता है, बहुमत द्वारा न्यायाधीश को, फिर ये संसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को, या खुद के विवेक से राष्ट्रपति को, है ना। तो इसमें दे रहा है क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे, ठीक है, इनमें से किसको, ठीक है। प्रस्ताव द्वारा संसद को ये हटा सकते हैं क्या? बहुमत द्वारा न्यायाधीश को हटा सकते हैं, और फिर इसमें क्या है, संसद में प्रस्ताव द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं क्या? खुद के विवेक से राष्ट्रपति को ये हटाने की इनके पास शक्ति है? नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है संसद में प्रस्ताव यदि जो पास हो जाए तो वो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है, उनके पोस्ट से। कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, 1 2 3 4 कितने प्रकार के? तो हमको भी पता है कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं। कौन कौन है? एक है स्टेट इमरजेंसी, है ना, जिसको प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी बोलते हैं। सॉरी, एक है नेशनल, है ना, पहला नेशनल, दूसरा स्टेट, तीसरा है क्या? फाइनेंशियल, है ना, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी कितना आर्टिकल कितने अंतर्गत आता है? 352, है ना। फिर उसके बाद ये है 356, उसके बाद क्या है 360, है ना। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी है, नेशनल, स्टेट और फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना। तो ये हैं हमारी आपातकालीन स्थितियां। तो कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 95 है आपके सामने। समाजवादी, लोकतांत्रिक, संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष 4 शब्द दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं। देखिए अगर हम भारतीय संविधान का प्रस्तावना देखें तो उसमें समाजवादी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ऐड किया गया था। लोकतांत्रिक ये पहले से ही था। संप्रभु शब्द भी उसमें पहले से ही था, और उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया। यानी कि चारों के चारों हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए आपको बताना है किस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द भारत में लिए गए हैं, ठीक है। फ्रांसीसी, रूसी, अमेरिकी या आयरिश, किस क्रांति से, ठीक है। तो इसका सही जवाब है फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांसीसी क्रांति से ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द लिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 98, ठीक है। अब हम बिल्कुल अंतिम घड़ी में हैं। देखिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा केंद्र सरकार को बाहरी आक्रामकता और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ किसी भी राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है, ठीक है। देखिए जब प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाने से पहले ये स्थितियाँ जरूरी होती हैं, ठीक है। किसी स्टेट में मान लीजिए किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगने जा रहा है तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए? या तो बाहरी आक्रामकता या फिर आंतरिक गड़बड़ी, ठीक है, या तो फिर क्या
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, तो इसको अब आर्म कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, और बाहरी आक्रमण, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मतलब जो राज्य की रक्षा के लिए शासन अपने हाथ में जो राष्ट्रपति लेता है, ठीक है, वो किस में प्रोविज़न है, ठीक है। से आपातकाल लगाने का तो अलग चीज़ हो गया, है ना, लेकिन ये प्रावधान किस में है, किस में ये डिफाइन किया गया है। तो अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 354 में, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 360, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 355 में ये प्रोविज़न है कि राष्ट्रपति ऐसे स्थिति में ही राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, ठीक है। और उसके बाद 356 के अंतर्गत वो क्या करता है, राष्ट्रपति शासन लगा देता है किसी स्टेट में, है ना। तो ये रही थोड़ी जानकारी इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में किसके लिए उपलब्ध है, ठीक है। संवैधानिक उपचार, है ना, आर्टिकल 32 आप जानते होंगे, है ना। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार से संबंधित बात करता है, ठीक है। तो वो आपको चूज करना है इन चारों ऑप्शन से। भारत के केवल नागरिक के लिए, किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी लोग, सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, किसी भी व्यक्ति को, आइन में से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको सही जवाब चूज करना है, ठीक है, कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किनको उपलब्ध है। देखिए भारत के केवल नागरिक के लिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए 15, 19, 29, 30 है ना। अब इनको 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़ के भी कुछ मतलब राइट्स हैं, ठीक है, कुछ और भी मौलिक अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। उनको भी अगर उनके भी उपचार से संबंधित या संवैधानिक उपचार से संबंधित प्रोविज़न है, ठीक है, तो आर्टिकल 32 में अवॉइड नहीं करता है उन लोगों को, ठीक है। तो किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सभी लोग, ठीक है। अब देखिए किसी भी, ठीक है, ये गलत हो जाता है क्योंकि अब मान लीजिए जो राइट किसी विदेशी को नहीं मिला है अपने वहाँ, तो उसे कैसे वो संवैधानिक उपचार का विषय कैसे बन सकता है। तो ये कहीं न कहीं गलत हो जाता है। अब सभी व्यक्तियों को दिए गए किसी भी मौलिक अधिकार, ठीक है, मान लीजिए सभी व्यक्तियों को इंक्लूड कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात। अब किसी भी मौलिक अधिकार, अब देखिए किसी भी में ज़रूरी नहीं कि 15, 16, 19, 29, 30 भी आए, ठीक है। तो उन्हें अवॉइड करके अगर किसी भी फॉरेनर को कोई भी फंडामेंटल राइट मिली है, अगर उसका वायलेशन होता है तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए आर्टिकल 32 के अंतर्गत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, उसके उपचार के लिए, ठीक है, उसके रोकथाम के लिए वो सुप्रीम कोर्ट विजिट कर सकता है ना। डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाता है। एक बारी खुद से पढ़ के खुद जवाब दीजिए, ठीक है। अब हम अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 99 तो हमने कर लिया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 99 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निषेध की रीट निम्नलिखित में से किसके खिलाफ जारी की जाती है, ठीक है। आपको बताना है कि जो प्रोहिबिशन नाम का रीट है, ठीक है, रीट जारी करते हैं ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो आपको ये बताना है कि जो निषेध की रीट है वो किसके अगेंस्ट जारी करता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें है प्रशासनिक और न्यायिक प्राधिकरण, केवल प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकारियों, सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों। तो ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता है न्यायिक या अर्ध न्यायिक अधिकारियों के अगेंस्ट ये